हेलो क्लास 8। हमने पिछले वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 के भाग 1 जो पुस्तक है उसके दूसरे पाठ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कि प्लासी की जंग तक पढ़ा था आधा पाठ। तो आज इसमें कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो अब क्या था कि कंपनी के पास जब प्लासी की जंग उसने जीत ली और उसको कंपनी बंगाल प्रांत के दीवानी मिल गई तो उसके पास सत्ता और ताकत थी। तो इसके साथ ही कंपनी का हर कर्मचारी जो था नवाब आप जानते एक महाराजा की तरह रहते थे। तो वो महाराजी होते थे। तो मुस्लिम जो रियासतें होती थी उनके होते थे नवाब। तो उनकी तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, ख्वाब यानी कि सपने। और प्लासी के युद्ध के बाद तो उन्होंने नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तौर पे व्यक्तिगत तौर पे हर अफसर को ज़मीन और पैसा दें। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भारत में बहुत ही दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो केवल 18 साल का था। और 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से रवाना था उसकी दौलत 401,102 पाउंड के बराबर थी। तो जबकि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देने के लिए मजबूर किया गया। और उसकी जो इतनी संपत्ति उसने इकट्ठा करी वो बहुत संदेह के अंदर थी। और जब उसको भ्रष्टाचार के आरोपों से तो मुक्त हो गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो कंपनी के सभी जो अफसर थे बहुत साधारण घरों से आए थे और वो भी चाहते थे कि वो एक अच्छी दौलत जमा कर लें जिससे वो इंग्लैंड जाकर एक अच्छा जीवन गुजार सकें। तो वो जब जो वापस जाते थे तो बहुत ही आलीशान जीवन वहाँ पर जीते थे। तो उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे और ये मजाक का एक शब्द बन गया था। और वो नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात जो अमीर हो गए थे उनको देखते थे। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक बनाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। तो 1757 से 1857 के बीच जब हम कब्ज़े की प्रक्रिया को देखें तो देखते हैं कि किसी अनजान इलाके में कंपनी सीधे हमला नहीं करती थी, बल्कि वो उस पर कब्जा करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में जो भी उसने जीती वहाँ पर अपने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। और वो भारतीय राज्यों के भीतर भी दखल देने लगे, कौन राजा होगा, किसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी वो कंपनी के साथ अफसर ही तय करते थे। कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि थोप दी गई। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की सेनाएं दी जाती थी। और ये जो कंपनी की सेना होती थी वो सहायक सेना होती थी, उसके रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना होता था, राजा को या नवाब को जो भी होते थे। और यदि वो पैसा देने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो था कंपनी ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक रहे वो, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना देने के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? देखिए, रेजिडेंट जो रखे जाते थे कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है तो रेजिडेंट सरकार के माफिक काम करता है, चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। और जब शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है, जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई टकराव करता है तो अपना विरोध प्रकट करता है, तो ब्रिटिश सरकार के गलत मानने से टकराव और उथल पुथल पैदा होती है। निषेधाज्ञा देखिए, निर्देश, अधीनस्थता, दबूपन। तो ये चित्र बनाया है नवाब शुजाउद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है ये। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। तो कंपनी के हितों पर जब खतरा दिखाई दिया तो कंपनी सीधे सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाती थी। दक्षिण भारत में मैसूर राज्य इसका उदाहरण है। वहाँ पे हैदर अली थे शासनकाल में 1761 में से 1782 तक रहे। और उनके जो बहुत ही प्रसिद्ध पुत्र थे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 रहे।
तो ये बहुत शक्तिशाली, दोनों पिता पुत्र बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो इनके नेतृत्व में मैसूर बहुत ताकतवर हो गया था। और इनके जो मालाबार तट पड़ता है वहाँ पे जो व्यापार होता था तो वो उसके इन्हीं के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात यानी कि जो बाहर को बेचा जाता है। सुल्तान ने स्थानीय जो सौदागर थे, जो वहाँ के अपने सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया और फ्रांसीसी व्यापारियों से बहुत घने संबंध विकसित किए और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब देखिए चित्र है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, तो डेनियल आर्म द्वारा चित्रित। तो ये सुल्तान के इन कदमों से क्या हो गया, अंग्रेज़ बहुत आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते, क्योंकि उनके विरोधी थे। अंग्रेज़ों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है, तो 4 बार लड़ाई हुई, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो टीपू जो थे उन्होंने शेर को निहत्था मुकाबला किया था, इसलिए उनको शेर मैसूर कहा जाता था। उनके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो ये खिलौना है टीपू का, देखिए खिलौना शेर है। ये नकली शेर जो है यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है, तो ये इसको अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और कहते हैं कि ये लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद मराठों से अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, तो वो आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, हार गए वो और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस आखिरी 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठी योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक युद्धों में मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसके फलस्वरूप उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो वो है रानी किट्टू रानी चेन्नम्मा की स्मृति, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। और सर्वोच्चता का दावा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। जब अंग्रेज़ों के कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में गिरफ्तार हुई, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह विरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उसने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार अंग्रेज़ों ने उसे 1830 में पकड़कर फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से भरडरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले, इसलिए अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के बीच एक लंबी लड़ाई गई और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया गया। 1843 में सिंध कब्जे में आ गया और पंजाब में जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो ये चित्र है, ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार।